नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली आपकी एजुकेटर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, ईपीएफओ इन सारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. According to provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, Speaker's post goes to the majority party and Deputy Speakers to the opposition. सही आंसर डी है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि देखिए, लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। एफपी टीपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उस पर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स देखे जाते हैं। मतलब वोट से मतलब होता है, हमें सीट से मतलब नहीं होता है। भले ही जो वोट्स पोल हुए हैं वो 50% से कम हैं, ठीक है। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स। तो ऐसा नहीं है कि कम से कम 50% वोट देखे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है, जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वही इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्पीकर मेजॉरिटी पार्टी से आएंगे और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से आएंगे, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है। लेकिन हाँ, ये कन्वेंशन ज़रूर है। मतलब होता है ऐसा ही कि जो स्पीकर होते हैं वो मेजॉरिटी से होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन से होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखिए, स्पीकर कौन होता है। तो स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का हेड माना जाता है, वो लोकसभा का हेड होता है और जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है और वो तब तक रहता है जब तक कि लोकसभा की लाइफ रहती है, ठीक है। अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो वो लोकसभा के द्वारा ही इलेक्ट होता है और वो भी उन्हीं मेंबर से होता है। इनकी जो इलेक्शन की डेट है वो स्पीकर फिक्स करते हैं, ठीक है। और इनका ऑफिस भी जब तक की लाइफ होती है लोकसभा की तब तक रहती है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे प्रेजेंट स्पीकर कौन हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991? फर्स्ट है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज्ड, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज एनॉर्मसली। इसका सही आंसर बी है। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 91 में, उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो काफ़ी बढ़ गए हैं वर्ल्ड ट्रेड में। एफडीआई की भी मात्रा काफ़ी अच्छी हो गई है, एफडीआई इनफ्लोज बहुत अच्छे होने लगे हैं। साथ ही साथ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी आई है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि एग्रीकल्चर उतने अच्छे से नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये लिखा है ना इंक्रीज्ड एनॉर्मसली। एनॉर्मसली तो वर्ड वैसे भी गलत है क्योंकि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, तो इसलिए ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। अब देखिए, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए क्यों थे? क्योंकि एक टाइम था 1991 से पहले का, जिस समय इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी कंट्री की वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से आईएमएफ ने कहा था कि इसको मतलब अपनी जो इकोनॉमी है उसको आप ओपन करिए, यानी लिबरलाइजेशन उसका करिए, प्राइवेटाइजेशन करिए और ग्लोबलाइजेशन करिए, तभी आपको लोन दिया जाएगा और तभी ये पॉसिबल होगा कि जो कंट्री इस समय क्राइसिस फेस कर रही है उससे वह ओवरकम कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी? प्रोडक्शन ऑफ
बायोलैर्विसाइड्स, ये देख लीजिए क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन शायद सही ना हो। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीजेस। इसका सही आंसर सी है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है सोमैटिक सेल का, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे कि न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो, हैं जो कि आइडेंटिकल होता है सोमैटिक सेल डोनर के। ठीक है, तो इसका आंसर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल से रिलेटेड है, ये सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिनको हम एनपीसीआई भी बोलते हैं, हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, और एनपीसीआई हैज़ लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। इसका सही आंसर दोनों ही ठीक है, सी है। एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम से डील करती है, और ऑब्वियसली इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बढ़ता ही है, और इसने रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है। ठीक है, ये हेल्प किस में करता है, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, पेमेंट सिस्टम में काफ़ी हेल्प करता है, पेमेंट मैकेनिज़्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और रुपे कार्ड जो है वो इंटरनेशनल कार्ड के ऑल्टरनेटिव होता है, जैसे इंटरनेशनल कार्ड होता है इसी तरह से ये होता है। एनपीसीआई की अगर बात करें तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सेक्शन 8 में आती है। सेक्शन 8 में कौन सी कंपनीज आती हैं, वो सारी कंपनीज जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में, आरबीआई ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, मतलब इनसे रिलेटेड और कौन से पेमेंट सिस्टम है, तो वो है भीम, काफ़ी फेमस है, आप सब ने सुना होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं, और भी कई सारे हैं जिनसे एनपीसीआई रिलेटेड है पेमेंट सिस्टम। द टर्म एमस्ट्रिप्स इज sometimes seen in news in the context of captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system, security of national highways। इसका सही आंसर ये है, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ये देखिए क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स है ये। ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए और इनके इकोलॉजिकल स्टेटस के लिए। ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है जो कि टाइगर की मॉनिटरिंग करता है, उनकी पेट्रोलिंग करता है, उनकी सर्विलियंस करता है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही थी तेज़ी से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए है। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 2010 में। और ये बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए है मेनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर द लाइकली एडवांटेजेस पूछे हैं जीएसटी के, क्या हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला है कि ये रिप्लेस कर देगा मल्टीपल टैक्सेस को कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। अगर आपको थोड़ा सा भी जीएसटी के बारे में पता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूज़ की गई हैं जिसको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। ये तो सबको पता है। इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर ए है। ये तो सबको पता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स है, जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं उसको, जैसे कि एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इन सबको हटा के और एक सिंगल टैक्स लाया जाए। ठीक है, और एक सिंगल मार्केट करा जाए। वन नेशन वन टैक्स का मोटो है इसका। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को और इंक्रीज़ कर देगा फॉरेक्स रिजर्व्स को? ऐसा तो नहीं कर सकते कि ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा, तो ये तो गलत है। करेगा, हल्के हल्के कम करेगा, बट एकदम से तो नहीं करेगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये एनॉर्मसली ग्रोथ कर देगा, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट को कम तो कर सकता है अगर क्योंकि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो आगे आने वाले टाइम में इसकी वजह से इम्प्रूव होगा। ठीक है, लेकिन अभी एकदम से जो है कैड को या फिर फिस्कल डेफिसिट को नहीं कम करेगा और ना ही एकदम से ग्रोथ इंक्रीज कर देगा। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA समटाइम्स सीन इन न्यूज़।
किससे रिलेटेड है ये नेगोशिएशन? ये इंडिया और किससे रिलेटेड है? यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर ए है। ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस लिए है? बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करना, जिससे कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाना और बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करना। ये जो एक FTA होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे अलग है। तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें करेक्ट बताना है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। TFA इज़ अ पार्ट ऑफ WTO बाली मिनिस्टीरियल पैकेज ऑफ 2013। TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। सही आंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, कि इंडिया जो है उसने रेटिफाई किया था TFA को, और TFA जो है वो WTO के बाली मिनिस्टीरियल पैकेज था एक 2013 का, उसका पार्ट है। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या TFA को 2016 में फोर्स में लाया गया था? तो जी नहीं, ये 2017 में फोर्स में आया था। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है, मेनली नाम से पता लग रहा है, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी ट्रेड को आसान और फैसिलिटेट करने के लिए है। ये मूवमेंट ईजिली हो उसका, गुड्स का, वो आसानी से रिलीज़ किए जा सकें, उनका क्लियरेंस ठीक से हो सके, इसलिए है। ठीक है, और जो भी कस्टम्स और अथॉरिटीज़ हैं ट्रेड फैसिलिटेशन की, उनमें एक कोऑपरेशन बना रहे, इसलिए भी ये किया गया था। और ये हेल्प करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी भी ये हेल्प करेंगी ट्रेड प्रोसेस को और ज़्यादा इजी बनाने में। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो गया। 84 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया? अब इंडिया ने चाबार पोर्ट डेवलप किया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज़ विल एनॉर्मसली इंक्रीज। India's relation with oil-producing Arab countries will be strengthened. India will not depend on Pakistan for access to Afghanistan and Central Asia. Pakistan will facilitate and protect the installation of a gas pipeline between Iraq and India. सही आंसर सी है। इससे क्या होगा कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर उसको कोई भी गुड्स या किसी तरह का भी ट्रेड करना है अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया से, तो अब पाकिस्तान को बाईपास करके ये एक रूट बनाए, और जिससे जो है गुड्स इजीली अफ़गानिस्तान में सी लैंड रूट से जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या था, पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट करता था जब इंडियन गुड्स पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान जाते थे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि इंडिया की जो ट्रेड है वो किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हैम्पर ना हो, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसीलिए इसको जो है पोर्ट डेवलप किया था। तो सी इसका सही आंसर है। In India, it is legally mandatory for which of the following to report on cyber security incidents? Service providers, data centers, body corporate. तीनों को जो है इसमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के केस में, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, डेटा सेंटर्स हों या बॉडी कॉर्पोरेट हो। सर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग टाइमली इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सर्ट रूल्स क्या होते हैं? इंडियन कंप्यूटर एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में आती है। ठीक है, ये 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन काम यही है जो भी साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उनको रोकना, और ये इंटरनेट की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करती है और उनको इंश्योर करती है कि कुछ भी तरह की हैकिंग या अदर सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगेंस्ट में जो होती हैं वो ना हो और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। आगे बढ़ते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ फंडामेंटल राइट, इज़ अ नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट? सही आंसर सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये जो यूपीएससी की की में गिवन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो ऑफिशियल की है, लेकिन कुछ लोग इसको लीगल राइट भी मानते हैं। तो हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसका सही आंसर है। जो आर्टिकल 326 है वो भी एडल्ट सफरेज देता है, जिसमें राइट टू वोट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, क्योंकि आर्टिकल 326 में राइट टू वोट के बारे में कह रखा है।
कि वोटिंग वही कर सकते हैं जो एडल्ट हैं 18 से अबव जिनकी एज है, तो वही चीज़ है एडल्ट सफरेज। ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना? एलिजा बोलते हैं इसको, एलिजा प्रोजेक्ट। डिटेक्ट न्यूट्रिनोस, डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, डिटेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सही आंसर सी है। एलिजा क्यों किया गया है, सॉरी, सही आंसर बी है इसका, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, बी आंसर है इसका। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए एलिजा प्रोजेक्ट लाया गया था। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ये होती हैं जो ब्लैक होल से एमिट होती हैं, ब्लैक होल से इनका ओरिजिन होता है। ये डिस्टर्बेंसेस होती हैं स्पेस टाइम में, ये डिस्टर्बेंसेस होती हैं, रिपल्स की तरह आती हैं, ये निकलती हैं। ठीक है, और मासेस से जनरेट होती हैं जो कि अपने सोर्स से वेव्स की तरह ये निकलती हैं। सिंपली देखा जाए तो ये रिपल्स होती हैं जो कि स्पेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्यांजलि योजना से रिलेटेड स्कीम है, इसका पर्पस बताना है। टू एनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया, to increase the quality of education provided in government schools by taking help from the private sector and community, to encourage voluntary monetary contributions from private individuals and organizations so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary schools. सही आंसर इसका ए है। इसका पर्पस ये था कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि मेनली गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ऐसा होता है कि जो क्वालिटी होती है एजुकेशन की वो ख़राब होती है। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑलरेडी अच्छी होती है, तो इसमें यही उद्देश्य था कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे इम्प्रूव किया जा सके? प्राइवेट सेक्टर और जो कम्युनिटी हैं उनकी वॉलंटरी हेल्प लेके इसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, ये उस समय इंट्रोड्यूस की गई थी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट था ये। और कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब है उन्नत भारत अभियान के बारे में। स्कीम क्या है? अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज़, connecting institutions of higher education with local communities to address development challenges through appropriate technologies, strengthening India's scientific research institutions in order to make India a scientific and technological power, developing human capital by allocating special funds for healthcare and education of rural and urban poor, and organizing skill development programs and vocational training for them. इसका आंसर बी है, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़ टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़। इसमें होगा क्या? ये भी MHRD से ही रिलेटेड है, मिनिस्ट्री का। कौन सी मिनिस्ट्री है? MHRD। इसमें क्या होगा? जो भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIT हो गए, NIT हो गए, IISER हो गए, इनको कनेक्ट किया जाएगा लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में, और जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसका समाधान निकाला जाएगा। कैसे? जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लगाकर उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके और समाधान निकाला जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोकल कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं उनके लिए। ठीक है, तो यही पर्पज़ है उन्नत भारत अभियान का। अब देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 5 मेंबर बॉडी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करते हैं इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। इसका सही आंसर डी है। थर्ड ठीक है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट जो भी रिलेटेड होती हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ का। उस समय जो समाजवादी पार्टी थी उसमें कुछ स्प्लिट की प्रॉब्लम हो गई थी और मर्जर स्प्लिट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मेंबर्स 5 नहीं होते, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, तो 3 मेंबर्स होते हैं इसमें। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो
शेड्यूल डिसाइड करता है। ये जो लिखा है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया क्योंकि 5 नहीं 3 है। और इलेक्शन कमीशन जो है वही डिसाइड करती है पार्टी सिंबल से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है। अगर ये डिस्प्यूट है क्लासिफिकेशन का कि इसको नेशनल पार्टी होना चाहिए या फिर स्टेट पार्टी होना चाहिए, तो ईसी ही इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं ईसी यानी इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आती है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स। तो ये आर्टिकल 324 में आती है, नंबर 1। ये पार्ट 15 में आती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके पास पावर क्या है? इसके पास पावर है सुपरिंटेंडेंस की, डायरेक्शन की और कंट्रोल की। मतलब जितनी भी पावर इलेक्शन कंडक्ट कराने से रिलेटेड हैं वो सारी ही इसी के पास हैं। और ये इलेक्शन किस किस का कंडक्ट कराते हैं? पार्लियामेंट का, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। तो ऑल इंडिया बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब क्या ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी इलेक्शन कराती हैं? तो आंसर इज़ नो। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके लिए, वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इंडिया इफ़ ए स्पेशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? It enjoys the same level of protection as tiger. It no longer exists in the wild. A few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction. It is endemic to a particular region of India. Both B and C stated above are correct in this context. सही आंसर A है कि वो एंजॉय करता है सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो कि टाइगर करता है। ठीक है, मतलब ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी में कौन आते हैं? ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 6 शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें जो शेड्यूल 1 होता है और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 होता है उसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, यानी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं। तो वही चीज़ है ये, शेड्यूल 1 में ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं। ठीक है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू क्या इम्प्लाई करता है? पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स, पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर है ए। देखिए, जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो मेंशन है वो आर्टिकल 13 में है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जो भी लॉज हैं जो कि बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा और जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं, जो उनके अगेंस्ट में हैं, जो इनकंसिस्टेंट हैं उससे, वो क्या हैं? वो हैं नल और वॉइड। ठीक है, वॉइड है वो। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट का ये रोल है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 में। ये रोल है कि अगर कोई लॉ ऐसा बनता है जो कि इनवैलिड है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई क्या करता है कि जुडिशरी की पावर है वो देखे कि लॉज जो हैं या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखते हैं ये क्या है। इसमें बताना है हमें सीक्वेंस। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका सही आंसर सी है। सबसे पहले हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और फिर रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी। अब देखते हैं एक एक करके और इसका एक्सप्लेनेशन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये हुआ 1931 में। ये गांधी जी ने अटेंड किया था। इसमें कहा गया था, डिमांड की गई थी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया को, लेकिन ब्रिटिश ने उसको रिफ्यूज़ किया था कि आपको डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंस तो छोड़िए आप। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? डिवाइड
एंड रूल पॉलिसी का यूज़ हुआ था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने यूज़ की थी और इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिवाइव हो गया था, क्योंकि ये डिमांड्स नहीं मानी गई थी, फिर इसके अगेंस्ट में विरोध हुआ था और फिर स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी इससे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में मिली थी, ये प्लेस याद होनी चाहिए, कहाँ मिली थी? वर्धा में। और रेजोल्यूशन पास किया था कि अब जो है एक नया स्ट्रगल होना चाहिए था, तो बॉम्बे में एक रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया था और ब्रिटिशर्स से कहा गया था क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ दो। इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या मंत्र दिया गया था? डू और डाई का, करो या मरो का। ठीक है, अच्छा, ये जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी है ये किससे रिलेटेड है? ये बॉम्बे और कराची की बात है। यहाँ पे ये हुआ था, जो नेवल रेटिंग्स थी उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था बॉम्बे में डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। और एक दत्त थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी शिप पर लिख दिया था क्विट इंडिया, तो जिस वजह से उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये भी जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर सी है, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देन RIN। अब देखिए, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। कौन सा सही आंसर है? कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? अगर हम लास्ट डिकेड में देखें, मतलब क्या हुआ, 10 ईयर्स की बात करें, तो जो टैक्स रेवेन्यू है GDP के परसेंटेज पर अगर देखा जाए तो स्टीडली बढ़ा ही बढ़ा है, ऐसा तो नहीं हुआ है, तो ये गलत है। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज़ ही हुआ है पिछले 10 सालों में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कितने एफर्ट कर रही है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हुआ भी है। देखिए, तो इसका आंसर तो डी हो गया। कॉन्सेप्ट समझते हैं, टैक्स बॉयंसी कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक्चुअली रिलेशनशिप है टैक्स रेवेन्यू और जो GDP है उसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है इस टैक्स बॉयंसी कॉन्सेप्ट में। ये रेशियो होता है कि ग्रोथ कितनी हुई है टैक्स रेवेन्यू में एज़ कम्पेयर टू जो नॉमिनल GDP है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो रेशियो निकाला जाता है परसेंटेज ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइड बाय परसेंटेज ग्रोथ इन नॉमिनल GDP। अब अगर ये जो टैक्स बॉयंसी है अगर ये 1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, देखिए अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या है, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा है नॉमिनल GDP से। ठीक है, और अगर ये कम है 1 से, तब क्या निकल के आता है कि टैक्स रेवेन्यू जो है बड़ा नहीं है GDP से, GDP के कंपैरिजन में। ठीक है, ये है। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 2008 में तो काफ़ी बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम रिसेशन आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, तब से बिल्कुल कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? फिस्कल कंसोलिडेशन से। जो सरकार है वो फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है, यानी ऐसे स्टेप्स उठा रही है जिससे क्या हो सके, जो रेवेन्यू है सरकार का वो बढ़ सके, रेवेन्यू बढ़ सके और एक्सपेंडिचर कम हो सके, तभी हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल भी हो जाएगा। तो वही करा है इसमें। और इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि आजकल प्राइवेटाइजेशन पे बहुत फोकस हो रहा है, ठीक है ना, तो वो भी एक तरीका है जिससे कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया कि टैक्स रेवेन्यू बड़ा ही नहीं है और फिस्कल डेफिसिट भी ऐसा नहीं है कि बस बड़ा ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली देयर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स।
इनको कहाँ ट्रांसलोकेट किया गया था? तो इसका सही आंसर बी होगा। एक्चुअली उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो लॉयंस हैं उनकी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबल रहे, इनको ट्रांसलोकेट कर देना चाहिए कुनू पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यही इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president rule in a state? Dissolution of state legislative assembly, removal of council of ministers in the state, dissolution of local bodies. इसका सही आंसर बी है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए या हो जाए तो फिर डिज़ोल्व करनी ही पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ना ही ये ज़रूरी है कि लोकल बॉडीज़ को डिज़ोल्व करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स में, वो तो उनकी तो फिर जो वो काम कर रहे थे वो अब काम नहीं करेंगे, तो एक तरह से रिमूवल ही है उनका, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो सस्पेंड या डिज़ोल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ज़रूरी नहीं है कि डिज़ोल्व ही करेंगे। अब देखते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, जो इसके बेसिक्स हैं उनको समझते हैं। प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये कौन से आर्टिकल से गवर्न होता है? आर्टिकल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3-4 आर्टिकल इन्वॉल्व हैं। प्रेसिडेंट रूल किससे है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 355 में, जो क्या कहता है कि जो सेंटर है उसको ये इंश्योर करना है, उसकी ये ड्यूटी है, वो देखे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध काम नहीं कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, नंबर 1। दूसरा आर्टिकल 356, ये क्या कहता है? ये कहता है जो भी सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करेगी, कब? अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम इसको इजी वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब ये है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगी तो आर्टिकल 356 लगेगा, ठीक है। और अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगी तो आर्टिकल 365 लगेगा, ठीक है। 2 आर्टिकल्स हो गए, 356 और 365। वैसे 3 आर्टिकल्स हो गए। 355 सेंटर को ये देखना है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, 356 स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, और 365 स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है, और इसमें स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following are envisaged by right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, abolition of untouchability, protection of the interest of minorities, protection of employment of children in factories and mines. इसका सही आंसर सी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहली बात, ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये आर्टिकल जो है ट्रैफिकिंग वाला, ये आर्टिकल 23 है। इसका मतलब क्या है ट्रैफिकिंग का? मतलब अगर हम ह्यूमन को गुड्स की तरह, सामान की तरह खरीदते या बेचते हैं, या कोई इमोरल ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, जो कि नैतिक नहीं है, या स्लेवरी है, या देवदासी है, इस टाइप की जितनी भी वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो ट्रैफिक वर्ड में कवर होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला, ये है आर्टिकल 24। ये है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। अब जो 2016 में इसका अमेंडेड एक्ट आया है उसको देखते हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट। उसमें क्या है, 14 ईयर्स तक तो कोई काम नहीं कराया जाएगा किसी बच्चे से, किसी भी तरीके का, ठीक है। लेकिन 14 से 18 ईयर्स तक बाकी काम कराए जा सकते हैं, केवल वो नहीं कराए जाएंगे जो कि हैज़ार्डस नेचर के हैं। अब इसमें भी हैज़ार्डस नेचर के जो काम हैं उनमें 3 को डिफ़ाइन किया गया है। क्या है वो?
माइनिंग, एक्सप्लोसिव्स, ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर हम कुछ कन्वेंशन की बात करें, इंडिया ने जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में ILO के साथ 2 कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है, कन्वेंशन नंबर 138 और एक 182। ये रीसेंट डेवलपमेंट है, ये अभी 2017 में हुए हैं। मिनिमम जो ये रिलेटेड है 138, वो बात करता है मिनिमम एज कन्वेंशन टू एम्प्लॉयमेंट, कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो 182 है वो बताता है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर की जो वर्स्ट फॉर्म है उसको प्रोहिबिट करने की बात है इसमें। ठीक है, अगर हम बाकी देखें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये आर्टिकल 19 में है, और अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड डिफाइन नहीं किया है। और अगर हम इसकी बात करें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो ये आर्टिकल 29 में गिवन है। ठीक है, सही आंसर इसका 1 और 3 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट सुमात्रा? जो ग्रेट सुमात्रा है उससे सबसे ज़्यादा जोग्राफिकली देखा जाए तो कौन क्लोजेस्ट है? ग्रेट निकोबार से। सुमात्रा सबसे ज़्यादा क्लोज है ग्रेट निकोबार के। क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्रेट निकोबार के कौन सा पास है? तो सुमात्रा पास है। ये लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, इंडोनेशिया के पास में है। और इसमें जो ग्रेट निकोबार जहाँ है उसके आसपास कुछ चैनल्स दे रखे होते हैं, जैसे 8 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है। ये सब क्वेश्चंस में ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द वन दैट ब्रिंग्स out the principle underlying the cabinet form of government, an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. दूसरा है a mechanism for speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day. फिर है a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people. और लास्ट है a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. इसका सही आंसर सी है। क्या कह रहे हैं? हमें वो चूज़ करना है जो कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इसमें सी ही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मैकेनिज्म है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या है, गवर्नमेंट की पीपल के टुवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। अब लास्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है? देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फेडरेशन यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। कौन सा नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सही है। पावर्स डिवाइड की गई हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये भी ठीक है। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये भी ठीक है। कौन सा ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है, डी, क्योंकि ये एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है फेडरेटिंग यूनिट्स का। फेडरेटिंग यूनिट्स का मतलब हो गया स्टेट्स। देखिए हुआ क्या था, इंडिया को हम फेडरेशन नहीं कहते हैं, जबकि हम क्या कहते हैं उसको, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट्स थे जिनको आपस में बांध दिया गया और वो बन गए यूनियन। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये यूएस की तरह नहीं है। जैसे यूएस में क्या था, कई सारे फेडरेटिंग यूनिट्स थी, तो उनको एग्रीमेंट के साथ बांध दिया गया था और उसको यूएस बना दिया गया था। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कनाडा की तरह, वो एग्रीमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के पास राइट नहीं है कि वो जब चाहें बाहर चले जाएं इससे, फेडरेशन से। सेंटर से अपने आप को अलग नहीं कर सकती हैं स्टेट जब चाहें, तो इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर किया था इंस्टेड ऑफ द वर्ड फेडरेशन। कंट्री स्टेट्स में क्यों डिवाइड है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि हर स्टेट को, इंडिया के हर पार्ट को बहुत
ईज़िली एडमिनिस्टर किया जा सके, उसकी देखभाल की जा सके, इसीलिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका सही आंसर डी है। 2017 का पेपर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।